समय हो गया है पहली बहस का। देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई में सुनामी आई हुई है। परसों आधी रात को सीबीआई में बड़े बदलाव किए गए तो आज सीबीआई के निदेशक आलोक वर्मा के घर के बाहर हंगामा मचा हुआ है। आलोक वर्मा के घर के बाहर से 4 संदिग्धों को पकड़ा गया है। जांच में उनके पास से आईबी के आई कार्ड्स मिले हैं। अब सवाल ये उठता है कि सीबीआई की साख पर जो सवाल उठे हैं उसका जिम्मेदार कौन है और सीबीआई की साख को फिर से कैसे बहाल किया जाएगा। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ा हुआ है। मैं तारुफ आपसे करा देती हूं। हमारे साथ नवीन कुमार जी बीजेपी के नेता जुड़ेंगे। माफ कीजिएगा, सुरेंद्र शर्मा जी हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हैं, कांग्रेस के नेता हैं। एनके सिंह जी फॉर्मर ज्वाइंट डायरेक्टर सीबीआई है और एक्स डीजी बीपीआरएनडी है। विवेक अवस्थी जी सीनियर जर्नलिस्ट है। सुरेंद्र राजपूत जी कांग्रेस के नेता हैं, लखनऊ से हमसे जुड़े हैं। आप सभी का पहली बहस में बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत कर लेती हूं एनके सिंह सर आपसे, क्योंकि आप सीबीआई में रहे हैं और जो कुछ चल रहा है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। आज का जो डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट ये है कि आलोक वर्मा साहब के सामने, घर के सामने से 4 संदिग्ध लोग पकड़े गए जिनके पास से कि आईबी का आई कार्ड मिला है। तो क्या अब इंटेलिजेंस एजेंसीज का स्तर ये आ गया है कि एक ही दूसरी एजेंसी के अधिकारियों पर नजर रखो, देश में क्या घुसपैठ हो रही है या क्या सिक्योरिटी इशू है उस पर ध्यान हट गया है? मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं। ये स्थिति आ गई है कि जहां उन्हें होना चाहिए, जहां उन्हें होने की आवश्यकता है वो न करके, जो कल तक सीबीआई के डायरेक्टर थे, निर्देशक थे, बहुत ही जवाबदेही का पद उनके पास था और उनके घर पर अगर ये कार्ड, आईबी कार्ड मिला है तो ऐसे तो अब जांच हो रहा है, जांच का क्या परिणाम होगा मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन ऐसा लगता है कि अगर आईबी का कार्ड उनके पास है तो एक के पास उलट-पुलट हो सकता है, 4 के पास तो आईबी का कार्ड है, यानी आईबी और कोई उनका ऐसा कोई बैकग्राउंड नहीं है, उनके ऊपर कोई भी आम आदमी या कोई भी क्यों नजर रखेगा और वहां क्यों जाके खड़ा होगा तब जब जेड सिक्योरिटी है, किसको मरने का शौक है? मैं तो कह रहा हूं कि वो बिल्कुल ऐसा लगता है। कोई भी आम आदमी ये तो जानता है ना कि जब सामने वो सिपाही AK-47 लेके खड़ा है और अगर वो मुझे नहीं पहचानेगा तो वो गोली मार सकता है। तो कोई ऐसा आदमी तो जाएगा नहीं उनके घर के बाहर जिसको ये हो कि भाई नहीं। ऐसा ही लगता है कि वो आईबी के ही लोग हैं जी और उनके घर पर निगरानी रख रहे हैं। ठीक है, कौन मिलता है, कौन आता है, इस तरह की बात कर रहे हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और गलत है। ठीक है, सुरेंद्र राजपूत जी, राफेल का मुद्दा उठाने का सही समय आपको मिल गया, लेकिन असली वजह आप भी जानते हैं कि इन दोनों अधिकारियों की कुछ और टसल थी, कुछ और ईगो की लड़ाई थी, पद को लेकर लड़ाई थी। लेकिन आपने राफेल का मुद्दा बीच में डालकर ये बता दिया राहुल गांधी ने कि ये राफेल की जांच कर सकते थे, इसलिए सरकार ने इनको हटा दिया। तो मौके पर चौका कांग्रेस का। शोभना जी, 2 बातें बड़ी स्पष्ट हैं। पहली चीज, अगर हम राजनीतिक दल हैं तो हम अपनी बात करेंगे, सरकार का काम है उसका पारदर्शी तरीके से जवाब देना। ठीक है, बहुत स्पष्ट रूप से सरकार अगर पारदर्शी होती तो निश्चित तौर पर ये सारी बातें करती। सरकार को चोरों के पीछे आईबी लगानी चाहिए, कोतवालों के पीछे आईबी लगा रही है। ये पहली सरकार आपने देखी होगी जो कोतवालों के पीछे आईबी लगा रही है। आप भी लगाते थे, ये गुजरात मॉडल है। आप भी लगाते थे, सत्ता में जो रहा है उसने ये किया है। मुझे आईबी कॉल टेप करती है, आईबी नजर रखती है। चुनाव से पहले क्या होता है किसी से छुपा नहीं है सर, बस ये है कि ये रिकॉर्ड पे आ गए। शोभना जी, आप देश की सम्मानित पत्रकार हैं, हम तो बड़ी इज्जत करते हैं। मुझे 30 सेकंड 1 मिनट जो भी अनइंटरप्टेड दे दीजिए, आप बोलिए। उसके बाद हमारा गला काट दीजिएगा। हम नहीं सर, आप बोलिए सर, आप गला काट देंगे तो फिर, क्योंकि आपकी बोलिए सर, आपकी निष्पक्षता पे हमें कोई संदेह नहीं है। बोलिए सर जी। मैं आपको 2-3 बातें बड़ी स्पष्ट कह दूं कि जहां चोरों के ऊपर आईबी लगानी चाहिए, कोतवालों के ऊपर आईबी लगा रही है। गुजरात मॉडल है। गुजरात में भी अधिकारियों के ऊपर इसी तरीके से यही खेल किए जाते थे। साहेब जो हैं वो यही खेल करते थे, वो भी फोन टेप पकड़े गए थे। अब आप इस चीज को देखें कि आज की डेट में हो क्या रहा है, हम मान क्या कर रहे हैं। आज से 8 दिन पहले जब प्रशांत भूषण, यशवंत सिन्हा और अरुण शौरी गए थे वहां पर और उन्होंने आलोक वर्मा से मिलने, ऑन रिकॉर्ड है,
उन्होंने कहा कि साहब ये आपको इंक्वायरी के लिए हम पेपर दे रहे हैं, उन्होंने अपने नीचे पेपर भेज दिए प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के लिए। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। उसके बाद ये सारा भूचाल आ गया, क्योंकि 2 अधिकारियों का टसल तो ये पिछले 6 महीने से चल रही थी, बल्कि राकेश अस्थाना जब से अपॉइंट हुए थे तब से चल रही थी। ये जो भूचाल आया है ये सिर्फ और सिर्फ प्रशांत भूषण की राफेल की जो एप्लीकेशन है उसके बाद आया है। ठीक है सर, आप इस चीज को देखिए कि संवैधानिक। विवेक जी, आप इस पूरे मामले को देख रहे हैं, क्या ये सही वजह आप पाते हैं? क्या ये राफेल का जिन्न है या सरकार का फेवरिज्म है? सरकार की खेमेबाजी अधिकारियों के बीच आ गई है फेवरिज्म के चलते। देखिए, इसमें क्या वजह आप पाते हैं? दोनों फैक्टर्स हैं जी। एक तो राकेश अस्थाना जो हैं वो गुजरात काडर से आते हैं, बिल्कुल, और उनको सीबीआई में इंटरिम डायरेक्टर बनाया गया। उसके बाद आलोक वर्मा पहुंचते हैं जो कि परमानेंट डायरेक्टर हो जाते हैं, और यहां पे ईगो क्लैश शुरू होता है। दूसरा, सरकार को मुझे लगता है ये अच्छा नहीं लगा कि आलोक वर्मा ने बतौर सीबीआई डायरेक्टर यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी और तीसरे जो थे अपने प्रशांत भूषण वकील लॉयर, इनको टाइम क्यों दिया, और उसके बाद इन्होंने जो एक और उसको स्टेप आगे बढ़ाया। टाइम तो देना पड़ेगा ना सर, अगर कोई भी कंप्लेंट लेके पहुंचा है तो डायरेक्टर का तो काम है कि वो मिले। डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि हर एक से मिले, डायरेक्टर का मिलना ही जो था वो सरकार को मुझे लगता है नागवार गुजरा। अरुण शौरी मिनिस्टर भी रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन सरकार को ये उनका कदम नागवार लगा, नंबर 1। नंबर 2, जो उन्होंने डिफेंस मिनिस्ट्री से खतो किताबत की और राफेल डील के कागज मांगे, वो कुछ ज्यादा हो गया, और सरकार को मुझे लगता है हजम नहीं हुआ कि राफेल डील में सीबीआई डायरेक्टर कैसे इंटरवीन कर रहा है। ठीक है, आप एनके सिंह सर मुझे ये बताइए कि अगर क्या ऐसा माना जाए कि आलोक वर्मा साहब ने अपनी गर्दन बचाने के लिए ये सारे कदम उठाए, उन्हें मजबूरी में उठाने पड़ गए, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें ये डर बैठ गया था कि राकेश अस्थाना बहुत पावरफुल है और वो कुछ नुकसान उनका कर सकते हैं, आप कैसे देखते हैं? क्योंकि आप सीबीआई में रहे और पूरे मामले को जानते हैं। हाँ, मैं जानता हूं। देखिए, पहले तो मैं ये कहूंगा कि ये ईगो फाइट नहीं था, हम बड़े या आप बड़े, इसका फाइट नहीं था। ये जो दोनों में ये जो फाइट चल रहा था, इसका कुछ और कारण था जी। ये भी कारण नहीं था कि उनको अस्थाना से कुछ खतरा था। क्या खतरा हो सकता है? जो हम वो लगातार शिकायत कर रहे थे। 26 अगस्त से वो लगातार उनके खिलाफ उन्होंने कई वो दिए थे, कैबिनेट सेक्रेटरी को उन्होंने दिया था, सीबीसी को उन्होंने कंप्लेंट की थी। मैं बतला देता हूँ जी, शुरुआत कैसे हुई। जब आलोक वर्मा जी को डायरेक्टर बनाया गया फरवरी 17 में जी, उसके बाद ही ये अस्थाना साहब का, वो उस समय एडिशनल डायरेक्टर थे जी, और उनको चार्ज दिया गया था। फिर ये आया, प्रपोजल आया उनको स्पेशल डायरेक्टर बनाने का। आलोक वर्मा के पास ऐसा लगता है कि उनके पास कुछ कागज थे, तथ्य थे सीबीआई के अंदर, जिसके आधार पर उन्होंने सीबीसी में ये खुल के बात आ गई है जी। हाँ, उन्होंने कहा कि ये इनके ऊपर अभियोग है, तो ये नहीं वो अभियोग है, इसलिए इन्हें स्पेशल डायरेक्टर का पदोन्नति नहीं दिया जाना। लेकिन ये डायरेक्टर की गलती नहीं मानी जा सकती अगर उसने सच्चाई को सामने रखा कि इन मामलों में जांच चल रही है। तो ये तो गलत नहीं है। मैंने तो यही कहा ना जी, कि ये जो अस्थाना साहब का उनके ऊपर हमला शुरू हुआ जी, उसके बाद से शुरू हुआ। हाँ। जबकि इन्होंने प्रमोशन के ऊपर इतराज किया, और जो कहा वो सही कहा। अगर ऐसा है कोई भी डायरेक्टर कहेगा। एनके सिंह सर, आपसे ये जानना चाहते हैं कि सीबीसी ने उनको छुट्टी पे भेज दिया, सीबीसी की अनुशंसा पे सरकार ने उनको छुट्टी पे भेज दिया। वो लगातार सुप्रीम कोर्ट में यही कह रहे हैं कि सीबीसी को ये पावर ही नहीं है कि वो सीबीआई डायरेक्टर को छुट्टी पर भेज दे। इस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सही है, इसमें मुझे जरा भी कोई कंफ्यूजन। लेकिन सीबीसी ने कल जो अपनी एक रिपोर्ट दी है उसने तमाम गंभीर आरोप लगा दिए हैं आलोक वर्मा के ऊपर। सीबीसी या कोई भी आलोक वर्मा के ऊपर गंभीर आरोप लगा सकते हैं, लेकिन वो जो प्रश्न है कि उनको उसको छुट्टी पर भेजने का या अनुशंसा करने का अधिकार था, तो मेरा जवाब होगा कतई नहीं, क्योंकि डायरेक्टर सीबीआई का नियुक्ति चयन लोकपाल एक्ट के मुताबिक होता है, जिसके मुताबिक सरकार 3 सदस्यों का एक कमेटी है, बहुत हाई पावर कमेटी है, प्रधानमंत्री उसमें है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, और लीडर ऑफ पोजीशन ऑफ द लार्जेस्ट पार्टी अभी खड़गे साहब है। ये तीनों के रिकमेंडेशन पर वो जो प्रोविजन है 4A में सीबीसी एक्ट के, तो उसके मुताबिक ये तीनों के प्रपोजल पर, रिकमेंडेशन पर अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट या सरकार डायरेक्टर सीबीआई का चयन करता है। और फिर ये भी उसी में लिखा है
कि अगर सीबीआई के डायरेक्टर को 2 साल का उसका टेन्योर है, अगर उसके पहले उसको किसी कारण से हटाना पड़े या उनको कहीं और भेजना पड़े विशेष काम से, तो ये भी यही कमेटी के रिकमेंडेशन पर सरकार हटा सकती है। ये एक प्रश्न उठाया गया है, सुप्रीम कोर्ट के सामने कल आएगा, हम लोग को देखना चाहिए क्या फैसला होता है। ठीक है, सुरेंद्र राजपूत जी, फिर से आपका रुख करूंगी। हालांकि आप लोगों को परस्पर एक मौका मिल गया है सरकार को घेरने का, लेकिन आपको नहीं लगता है सर ये बहुत दुखद है? एजेंसियों का आपस में इस तरह से लड़ना, एक दूसरे पे नजर रखना। आप भी सत्ता में रहे हैं, आपने भी यही सब किया है, और अब बीजेपी भी यही कर रही है, तो कहीं ना कहीं आम जनता के साथ धोखा मानते हैं आपकी? नहीं मानते, क्योंकि हमारा विश्वास ये है कि कोई भी घोटाला होगा, कुछ भी होगा, सीबीआई जांच की हम मांग करते हैं। लेकिन अब हम कैसे, किस मुंह से सीबीआई जांच की मांग करें, क्योंकि यहां तो सीबीआई खुद ही भ्रष्टाचार में लिप्त दिखाई दे रही है, इस समय फंसी हुई दिखाई दे रही है एक तरीके से। शोभना जी, दुखद है लेकिन सच है, और मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि बीच में मुझे थोड़ा समय दे दीजिए जी। 2 बातें बड़ी क्लियर हैं। पहली चीज तो यह है कि हमने दुरुपयोग किया नहीं किया, 2014 के बाद हमारी सत्ता नहीं है, और 2014 तक के मामले पर पब्लिक ने हमें वर्डिक्ट दे दिया, हमें प्रतिपक्ष में बैठा दिया। ठीक है, आज जो दुखद परिस्थिति है, कांग्रेस के 70 साल के शासन, 60 साल 50 साल, जो भी लोग भाजपा के लोग कहते रहे, उस शासन में कभी भी आधी रात का तख्ता पलट हमने नहीं किया, नंबर 1। नंबर 2, हमने कभी भी सीबीआई के परमाइसेस को सील नहीं किया। हमने कभी भी 2 अधिकारियों के बीच में मांडवाली नहीं की। प्रधानमंत्री ने कभी, हमारे यहां पे अधिकारियों की कभी इतनी हैसियत नहीं रही कि प्रधानमंत्री के सामने बैठ कर अपने शब्दों को पकड़िए, और प्रधानमंत्री अपने शब्दों को पकड़िए। अधिकारियों को हैसियत की जरूरत या आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, बहुत पढ़ाई लिखाई कर बड़ी मेहनत से पहुंचते हैं, और आपकी सरकारों के जितने अचीवमेंट्स होते हैं वो इन ब्यूरोक्रेट्स की पढ़ाई लिखाई के बल पर ही होते हैं, इसलिए हैसियत गलत शब्द है सर। शोभना जी, मैं अपने शब्दों पर कायम हूं। मैं आपको स्पष्टीकरण दे दूं, हैसियत का मतलब गलत मत लीजिए। प्रधानमंत्री की हैसियत कहीं बड़ी है इन अधिकारियों से, ये अपने आप में सच है। अगर प्रधानमंत्री को दोनों अधिकारियों की मध्यस्थता करानी पड़े, वो डीओपीटी मिनिस्ट्री प्रधानमंत्री के पास है। सुरेंद्र जी, डीओपीटी मिनिस्ट्री प्रधानमंत्री के पास है, डायरेक्टर ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के हेड पीएम है जी। शोभना जी, कहते हैं ना कि या तो आप तो बड़ी वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप समझिए या समझना नहीं चाहते, किस मजबूरी में? हम सब समझना चाहते हैं और सब बताने की भी कोशिश कर रहे हैं कि ये कोई अनयूजुअल नहीं है। सरकार की खेमेबाजी अधिकारियों में आ रही है, ये बात हम कह रहे हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर का बुलाना कोई अनयूजुअल नहीं है सर। चलिए ठीक है। शोभना यादव जी 70 साल के हिंदुस्तान के इंडिपेंडेंट इतिहास में ये पहली घटना है जिसमें प्रधानमंत्री ने मांडवाली का। चलिए सर, इतिहास में तो बहुत सारी चीजें पहली बार हो गई हैं। सीबीआई के जो अधिकारी लड़ रहे हैं, जज सुप्रीम कोर्ट के निकलकर बाहर आ गए, ईडी के अधिकारियों का मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। फिलहाल आप सभी हमारे साथ बने रहिए। हमारे सहयोगी कुमार सोनू भी आलोक वर्मा साहब के घर के बाहर से हमसे जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आज का हमारा मुद्दा है कि क्या राफेल के जिन्न से सीबीआई में आई सुनामी। हमारे साथ हमारे सहयोगी कुमार सोनू आलोक वर्मा साहब के घर के बाहर से जुड़ गए हैं, जो कि सीबीआई के डायरेक्टर हैं, उनको छुट्टी पर भेज दिया गया है। कुमार, आपसे जानना चाहूंगी कि जो 4 संदिग्ध पकड़े गए थे, उनके पास से आईबी के आई कार्ड्स बरामद हुए थे और उनको पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। क्या कुछ पता चल पाया है कि कौन लोग थे और इस तरीके की निगरानी कौन करा रहा था इनसे? आपकी वजह से देखो कितने लोग परेशान हो गए। देखिए, अभी दिल्ली पुलिस की तरफ से भी कोई आधिकारिक तौर पर बयान नहीं आया है, लेकिन आईवी के आई कार्ड इनके पास मिले हैं, सीजीएचएस के कार्ड मिले हैं, इसके अलावा इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस शोभना इसमें इनके साथ मिला है। फिलहाल तकरीबन आधे पौन घंटे के करीब हो चुका है। यहां से चारों संदिग्धों को दिल्ली पुलिस अपनी हिरासत में यहां से ले गई है। अब उनसे पूछताछ की जा रही है। उनके जो आई कार्ड, आलोक वर्मा साहब इस समय घर में मौजूद हैं या वो निकल गए हैं? पूरे मामले की जांच कर रही है। कुमार, आपसे जानना चाहेंगे कि आलोक वर्मा साहब इस समय घर में अंदर मौजूद हैं या निकल गए? जी शोभना, इस वक्त आलोक वर्मा जो कि छुट्टी पर भेजे गए थे, वो इस वक्त अपने घर में मौजूद हैं और उनकी जो गाड़ी है, पीएसओ की गाड़ी है, वो जो सुरक्षा में तैनात रहती है, वो गाड़ी भी इस वक्त उनके घर के बाहर खड़ी है और आलोक वर्मा की जो सरकारी गाड़ी है वो भी इस वक्त उनके घर के अंदर है। और बताया जा रहा है कि आलोक वर्मा भी खुद भी अपने घर के अंदर है। जी ठीक है कुमार, आप हमारे साथ बने रहिए। विवेक जी,
जिस तरीके से अब ये पूरा देखिए, कुमार भी बता रहे हैं कि आई कार्ड भी मिल रहा है, सीजीएचएस कार्ड भी उनके पास से मिल रहा है, तो ये तो बात पक्की ही है कि वो आईबी के ही लोग थे। अब ये नौबत आ चुकी है सर कि जो एजेंसियां हैं वो आपस में एक दूसरे अधिकारियों के ऊपर, चीफ्स के ऊपर नजर रखें। हम इस स्तर तक पहुंच गया है देश हमारा। देखिए, बहुत दुखद है ये जो हो रहा है कि एक बड़े अधिकारी के घर के बाहर आपने आईबी को लगा दिया, कि आईबी के लोगों को लगा दिया कि ये देखने के लिए उनके मूवमेंट क्या है, उनसे मिलने कौन आ रहा है। लेकिन इससे पहले में एक चीज और देखनी होगी कि सरकार ने जिस तरह से नागेश्वर राव को इस समय चार्ज दिया इंटरिम डायरेक्टर का, ये अपने आप में ये दर्शाता है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। ये वही आलोक वर्मा हैं जिन्होंने नागेश्वर राव के खिलाफ भी शिकायत की थी जी, कि इनके खिलाफ कई भ्रष्टाचार के आरोप हैं, जांचें चल रही हैं, तो इनको सीबीआई में नहीं आने देना चाहिए, ये आलोक वर्मा का कंटेंशन था। इसके बाद जब से नागेश्वर राव ने टेक ओवर किया है एज इंटरिम डायरेक्टर, 13 से 14 अधिकारी जो कि इस जांच में लगे हुए थे, जिनको कि आलोक वर्मा खेमे कहा जाता है, ट्रांसफर कर दिया, एकदम उठा के बाहर फेंक दिया गया। जांच निष्पक्ष हो ही ना पाए, आपने पूरा जिसके पास रिकॉर्ड से पूरी टीम साफ, पूरी टीम आपने वहां से साफ कर दी। ये साफ साफ बताता है, ये साफ साफ बताता है कि खेल अब बहुत ज्यादा पॉलिटिकल हो चुका है। ठीक है एनके सिंह सर, जिस तरीके से हम देख रहे हैं, 2 अधिकारियों की लड़ाई है, हमने मान ली। हम ये जो तीसरे आदमी को जो जांच सौंपी गई है नागेश्वर जी को, ऐसा अच्छा नहीं होता कि किसी सुप्रीम कोर्ट के जज को या कोई तीसरी एजेंसी इन दोनों अधिकारियों का जो पूरा मामला है इसकी जांच करती, क्योंकि अब तो बायस्ड होगी ये जांच, क्योंकि 2 खेमों में बटी हुई है सीबीआई, अस्थाना ग्रुप और आलोक वर्मा ग्रुप, तो जांच तो निष्पक्ष नहीं होगी। ये तो बिल्कुल उम्मीद लगाना ही गलत होगा। देखिए, एक गलती के बाद दूसरा गलती हो रहा है जी। ये इंटरिम डायरेक्टर का तो पहले कंसेप्शन ही नहीं था। इसका शुरुआत हुआ अस्थाना साहब को जब इंटरिम डायरेक्टर बनाया गया। हाँ। और अभी जो सारी बातें हो रही हैं, इसका जड़ क्या है? और दिल्ली पुलिस स्पेशल एक्ट जो है उसमें भी लिखा हुआ है कि इंटरिम डायरेक्टर भी आपको वो 3 सदस्यीय जो कमेटी है उसके बाद ही आप बना सकते हैं, लुक आफ्टर का आप ऑर्डर कर सकते हैं। ऐसा कुछ उसमें नहीं है, लेकिन खैर इंटरिम डायरेक्टर का पोस्ट ही नहीं है, कोई चर्चा ही नहीं है। स्पेशल डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर, डीआईजी ऐसा है, लेकिन ये पहले ऐसा इंटरिम डायरेक्टर करके कभी हुआ ही नहीं था। पिछले बार हुआ 16 में जब अस्थाना साहब को इंटरिम डायरेक्टर बनाया गया इन द रैंक ऑफ एडिशनल डायरेक्टर। ये जो नागेश्वर राव है तो ये ज्वाइंट डायरेक्टर है, उनसे भी जूनियर है, तो ये ऐसा कभी नहीं हुआ था। लेकिन देखिए, इसका शुरुआत को हम लोगों को समझना होगा। इसका शुरुआत हुआ 2016 के सितंबर में, जबकि उस समय के डायरेक्टर अनिल सिन्हा रिटायर करने वाले थे, और उनके रिटायरमेंट के 3 दिन पहले दत्ता साहब को दत्ता जो थे, मैं उनको जानता हूँ, हमारे अंदर वो काम कर चुके थे, बहुत ही अच्छे अफसर थे, और बहुत अनुभव था उनको, सीबीआई का बहुत अनुभव था, और अगला नाम डायरेक्टर उन्हीं को बनना था। एसपी का, डीआईजी सबके रूप में काम कर, सीनियर थे, डायरेक्ट प्रमोशन के लिए ड्यू थे। हठात उनको हटा के एमएचए भेज दिया गया, जहां पर कि कोई पोस्ट ही नहीं था उनके लिए, और अंत में उनको कर्नाटक उनको वापस बना लिया गया। और उसी समय से सारा जो झगड़ा या जो कहे ये जो परिस्थितियां, तो कहीं ना कहीं जो सरकारों का, चाहे कोई भी सरकार हो, मैं किसी एक सरकार की बात, सरकारों का ये जो फेवरिज्म है, उनकी जो पसंद है, उनकी जो नापसंद है, वो लड़ाई अब नीचे ब्यूरोक्रेट्स में इस तरह से खुल के आ गई, और ये गंदगी इस तरह से फैल गई कि जो सबसे बड़ी जांच एजेंसी है वही उसी सवालों के घेरे में आ गई। शोभना जी, यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट ने अब फैसला किया था कि सीबीआई के डायरेक्टर का नियुक्ति या चयन कैसे होगा जी। और फिर लोकपाल एक्ट में पार्लियामेंट ने पास किया है कि ये 3 मेंबर हाईएस्ट पावर कमेटी बैठ के सेलेक्ट करेगा और रिकमेंड करेगा कि कौन डायरेक्टर होगा, ताकि इस तरह का हस्तक्षेप, पॉलिटिकल हस्तक्षेप या उलट पलट नहीं हो सके। लेकिन नियत ठीक हो तब सब कुछ ठीक है। अब वो तो 16 में इसका शुरुआत हुआ, फिर इनको एडिशनल डायरेक्टर बनाया गया, फिर आलोक वर्मा, वो सीबीसी जो है वो भी अपना कर्तव्य ही नहीं रहा है, वो गलत काम जहां उनको काम करना चाहिए था, और वो चुपचाप बैठे रहे। मेरा सवाल इस पर भी है विवेक जी, मेरा सवाल ये है कि कल सीबीसी ने एक रिपोर्ट दी आलोक वर्मा साहब के ऊपर, और उसमें तमाम एलिगेशंस लगाए कि इन्होंने कोऑपरेट नहीं किया जांच में, इनसे जो कागज मांगे गए वो उन्होंने दिए। उनको छुट्टी पे भेजते ही सीबीसी को क्यों याद आ गया? उससे पहले क्यों नहीं याद आया? अगर 2 महीने से वो कागज मांग रहे थे तो सीबीसी ये बात कह सकते थे कि भाई ये अधिकारी सपोर्ट नहीं कर रहा है, आप हर चीज ओपन में है। देखिए, जैसे कि पहले, तो मतलब कहीं ना कहीं सारे जो प्यादे हैं उनको जगह पे बिठाया जा रहा है अपने अपने इस्तेमाल के हिसाब से। देखिए, जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये मामला पूरी तरह से राजनीतिक हो चुका है, क्योंकि रफाल डील इससे जुड़ी हुई है, और आलोक वर्मा ने इस रफाल डील में इंटरेस्ट लिया।
उन्होंने डिफेंस मिनिस्ट्री से कुछ कागजात मांगे और वो पी रजिस्टर करने की, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी रजिस्टर करने की तैयारी में थे। ये बात सरकार को कहीं न कहीं नागवार गुजरी और उसी का फॉल आउट है कि ये झगड़ा इतना बढ़ा और उनको आनन फानन में रात 2 बजे फोर्स लीव पे भेज दिया गया। तो आपको कहीं ऐसा लग रहा है विवेक सर कि एनडीए की छवि जो है सरकार इस समय सवालों के घेरे में आ गई और कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा मुद्दा हो गया। जब जज सुप्रीम कोर्ट के बाहर आए थे और उन्होंने कहा था कि लोकतंत्र खतरे में, तब भी लोगों ने इस तरह से चलो ठीक है भाई जजेस की आपस का अपना है, दीपक मिश्रा साहब के साथ नहीं उनके केसेस के आवंटन को लेकर बन रही है तो इस तरह हो गया। लेकिन अब ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया और आज आईबी के 4 अधिकारियों का पकड़े जाना सीबीआई डायरेक्टर के घर के बाहर से, ये तो मतलब एकदम पानी सर के ऊपर से गुजरने। देखिए, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के जज पब्लिक में आते हैं और उसके बाद एक बड़ा विवाद देश में खड़ा हुआ। उसके बाद ईडी का झगड़ा बिल्कुल ओपन में आया, वहां पर बड़ी गवर्नमेंट की किरकिरी हुई और ये जो हुआ है, क्योंकि सीबीआई है, सीबीआई हमारे देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी है जिसपे तमाम लोग बहुत ज्यादा यकीन रखते हैं। कोई भी किसी राज्य में कोई बड़ी घटना होती है, पहले मांग होती है सीबीआई जांच की। तमाम हाईकोर्ट्स देश के जो हैं वो बड़ी बड़ी जांचों को स्टेट पुलिस से लेकर सीबीआई को देते हैं कि आप जांच करिए। विश्वसनीयता का सवाल है, लेकिन आज कल परसों 2-3 दिन में जो हुआ है उसके बाद से सीबीआई ने अपनी विश्वसनीयता खोई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आम आदमी का यकीन बहुत बुरी तरह से सीबीआई को लेकर डगमगा गया। ठीक है सुरेंद्र जी, सीबीआई की इमारत के बाहर बड़ा बड़ा एक बोर्ड लगा हुआ है कि अगर आपको भ्रष्टाचार से लड़ना है, अगर आपका भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ कोई मामला है तो आप फौरन सीबीआई आए और वो शिकायत करें। कहीं ना कहीं ये सब कुछ जो रायता फैल गया है, आपको लग रहा है कि अब मुश्किल खड़ी हो गई है एक आम आदमी के लिए। ये कहना भी मुश्किल हो गया है, ये सोचना भी मुश्किल हो गया है कि सीबीआई जांच की मांग कर लेंगे। वहां तो सभी 2 धड़ों में बटे हुए हैं। देखिए, बहुत सरलीकरण नहीं है। सीबीआई की जो जिस तरीके से छवि भारतीय जनता पार्टी ने, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट की हो, सीबीआई की हो, सीवीसी की हो या इलेक्शन कमीशन की हो, इन संस्थानों को संवैधानिक रूप से डिग्रेड करने का काम भाजपा ने किया। लेकिन जब अगली सरकार आएगी तो निश्चित तौर पर विश्वास भी बहाल होगा और हम इस सरकार से भी अपील करते हैं कि इस तरीके के काम न करें तो बेहतर है, क्योंकि संविधान सबसे ऊपर है। मैं एनके सिंह साहब से अक्षरशः सहमत हूं, इनकी बातों को दोहराऊंगा नहीं, लेकिन हां फौरी तौर पर बड़ा डेंट लगा है। अवस्थी जी की बात भी बिल्कुल सही है, अवस्थी जी ने बड़ी तथ्यपरक बातें कही। यहां पर कुछ बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। ये देश है, खाली गुजरात सरकार की तरीके से नहीं चलेगा, ये मोदी जी को समझना होगा। मोदी जी वहां डरा धमका करके चला लेते थे अधिकारियों को, यहां अधिकारी डराने धमकाने की चीज नहीं है। यहां पर जिस तरीके से मोदी जी और मोदी जी के जो साथ के लोग हैं जो काम कर रहे हैं और वो राफेल से इतना डर रहे हैं, वो अपने चोर साथी को जो 30,000 करोड़ रुपया उसने दिया है उससे इतना डर रहे हैं कि अब सीबीआई हो, कोई कहानी हो, हर जगह पे वो लोग परेशान हो रहे हैं। ठीक है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं शोभना जी, ये राफेल का भूत इनका पीछा नहीं छोड़ेगा और ये 30,000 करोड़ सरकार के खजाने में जमा करने पड़ेंगे। सुरेंद्र जी, जैसे बोफोर्स ने आपका नहीं छोड़ा था, ये तो ऐसे ही भूत है निश्चित तौर, लेकिन हाँ, मैं मुझे ये कहने में कोई आपत्ति नहीं है। निश्चित तौर पर ऐसा कुछ नहीं है शोभना जी, आप हमें हमारे जिस कर्म की भी याद दिलाएंगी तो हम याद करेंगे उसको, ऐसा नहीं है। अच्छा लगा अगर कोई चीज होती है लेकिन उसको कोर्ट ने हमको सही माना, चलिए वो अपनी जगह पर आज की डेट में, लेकिन हाँ बोफोर्स के जिनने हमारा पीछा नहीं छोड़ा था, इस बात को हम मानते हैं। ठीक है, ठीक है। लेकिन वहां पर 64 करोड़ का बात था, यहां पर 30,000 करोड़ का बात है। समय के हिसाब से वैल्यू बढ़ गई है ना पैसे की, समय के हिसाब से वैल्यू बढ़ गई है ना सर। तो घोटाले की जो वो है, अगर घोटाला है तो हम कह समय के हिसाब से वैल्यू की बात नहीं है, उसमें कांग्रेस बिल्कुल बेदाग सामने। चलिए ठीक है, एनके सिंह सर, एनके सिंह सर, एक जांच मोइन कुरैशी मीट कारोबारी की चल रही है, पूरी की पूरी जांच जो टीम कर रही थी उसको शंट कर दिया गया है, उसको हटा दिया गया है। तो इन 2 अधिकारियों की लड़ाई से तो जो सीबीआई को नुकसान होना था वो तो हो ही गया, अब उस केस की भी कड़ी कमजोर हो गई। बिल्कुल तो क्या ये इस तरह के कदम की जरूरत थी? आपने हेड्स को दोनों को छुट्टी पे भेज दिया था, जो नए हेड होते वो उनसे काम कराते, तो आपने छोटे अधिकारियों को क्यों निशाने पे दिया? मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है जी, और क्या मंशा क्या, और एक सीबीआई अधिकारी होने के नाते अगर आप ये कह रहे हैं कि क्या हो रहा है तो ये बहुत बड़ा और क्या मंशा है, क्योंकि मास ट्रांसफर करके आज सीबीआई को खोखला कर दिया गया है। ये अधिकारी जिनको हटा दिया गया है, इधर उधर फेंक दिया गया है, वो बरसों का अनुभव उनके पास है
और बहुत बड़े बड़े केसेस की वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और उनके ऊपर कोई दाग नहीं है। एक दिन में कोई सीबीआई का काम नहीं सीख लेता है। ये सारे चीजों को, सारे ऑर्गेनाइजेशन के इतने अधिकारियों को संदेह के घेरे में ले आना, ये बहुत बड़ा। एक सवाल और बड़ा वैलिड से मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आलोक वर्मा साहब एक वो अधिकारी जिसके ऊपर आज तक कोई आरोप नहीं लगा, सिर्फ एक आरोप उस अधिकारी ने लगाया जिसके खिलाफ 164 का बयान एक आरोपी ने दे दिया है। तो क्या दोनों को सेम पलड़े पे रखना सरकार के लिए आप ठीक मानते हैं? नहीं, मैं ठीक नहीं मानता हूं इसे जी, क्योंकि ये सारा इतिहास, मैंने जो कहा कि 16 से ये इतिहास शुरू हुआ है। ये जो अभी हुआ इसका सृजन 16 से शुरू हुआ और एक गलत काम फिर उसके चलते 10 गलत काम करने पड़ते हैं जी। अस्थाना ठीक है अपने जगह पर, उनके साथ भी ये बेइंसाफी हुई है कि उनको बिना मतलब का, मतलब कंट्रोवर्सी में, विवाद में लाके जब बिना मतलब के नहीं, एक आरोपी को गिरफ्तार किया जाता है, वो अपने बयान में कह रहा है कि भाई इन्होंने 3 करोड़ रुपए मुझसे रिश्वत में लिए। वो तो जांच के बाद आएगा, अभी तो आरोप आप पे लग ही गया ना सर। नहीं, जबकि आर.के. दत्ता दरवाजे पर खड़ी थे प्रमोशन के लिए, उनको अनुभव था, उनके रिकॉर्ड अच्छे थे। हाँ, तो आपने इंटरिम डायरेक्टर राकेश अस्थाना को क्यों बनाया? कंट्रोवर्सी में आ गए, अननेसेसरी। हाँ, मतलब सरकार का जो कहीं ना कहीं हम देखें कि सॉफ्ट रुझान किसी अधिकारी के लिए है तो सारे नियम जो है वो ताक पे रख दिए जाते हैं। विवेक जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, मैं कह रहा हूं कि अब आने वाले दिनों में जितना दारोमदार है इस पूरे इशू का, ये हमारी कोर्ट कल का इंतजार है। कल सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख रहता है, उससे साफ होगी चीजें। हाईकोर्ट से अस्थाना को रिलीफ मिलता है कि नहीं मिलता है, नंबर 1। सुप्रीम कोर्ट आलोक वर्मा की पिटीशन पे क्या बोलता है, नंबर 2। और सबसे रोचक ये होगा कि क्योंकि आलोक वर्मा की पूरी टीम बदल दी गई है और देवेंद्र कुमार जो अभी फिलहाल हिरासत में हैं, उनका केस सीबीआई कोर्ट में आएगा। सीबीआई के वकील अब इस केस को किस तरह पेश करेंगे, ये भी बहुत देखने वाली चीज होगी। पूरी टीम को हटा दिया गया तो वो तो बेल मिलेगी। तो वो ये भी कह सकते हैं, वो ये भी कह सकते हैं कि ये मामला बन ही नहीं जाता, गलत मामला बनाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के रुख पे कितनी उम्मीदें हैं अभी? मैं इनसे सहमत हूँ अस्ति साहब से कि देखिए, ऐसी बात है कि दोनों जगह पर ये बात आने वाला है। 2 लाइन बोलने की इजाजत दीजिएगा प्लीज। सर 1 मिनट। हाँ सर, समय की मेरे पास पाबंदी है, 30 सेकंड में अपनी बात खत्म कर दीजिए, मुझे एनके सिंह सर का जवाब लेना है। तो बातें हैं, जब अंबानी परिवार के खिलाफ सीबीआई जाती है तब सीबीआई में कूप होते हैं। एक बार 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में जब ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में लाल साहब ने छापा मारा था तो पूरी सीबीआई को चेंज किया था, और आज अनिल अंबानी के खिलाफ रफाल में हो रहा है तो वर्तमान मोदी सरकार ने पूरी सीबीआई सर, बहुत जरूरी बात मैंने पूछी थी सर, सुप्रीम कोर्ट से क्या उम्मीद है? सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख रहने आपको लगता है कि देखिए, ये अनुमान हम लोग क्यों कराएं? कल की बात है, हम भी व्यग्रता से इंतजार कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या व्यू लेती है। वो नियम और कानून पे चलेंगे, कानून पर चलेंगे, जो लिखा होगा संविधान में वो वही होगा। वो तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी जी। ये तो बहुत कुछ इसका फॉलो अप, इसका रिपरकशन जो होगा, इसका परिणाम जो होगा वो बहुत दूरगामी हो जाएगा। बिल्कुल। इसलिए, और वो जो हाईकोर्ट में 29 तारीख को बात आ रहा है, उस समय भी क्या होता है उस दिन हम लोग को बहुत ध्यान से उसके नजर रखना होगा, क्योंकि हो सकता है कि एफआईआर ही वापस ले लिया जाए। बिल्कुल नहीं, वो तो हाईकोर्ट ने ऑर्डर दे दिया ना, अस्थाना साहब गए थे उसको क्वैश करने के लिए, पर हाईकोर्ट ने कहा कि नहीं, इसे क्वैश नहीं किया जा सकता, सोमवार तक उनको छुट्टी दे दी गई, गिरफ्तारी नहीं होगी। चलिए ठीक है, नहीं वो सर एफआईआर भी क्वेश्चन किया गया है, उस पर भी फैसला करेंगे। ठीक है, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे पहली बहस में जुड़ने के लिए। और फिलहाल पहली बहस में मेरे साथ इतना ही। रोज 10:45 पर पहली बहस हम लेकर आते हैं एक किसी बड़े मुद्दे पर। देखते रहिए इंडिया न्यूज।